नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सप्ताह की शुरुआत में। आज की बात में अगले आधे घंटे तक मैं अनूप श्रीवास्तव आपके साथ जुड़ा रहूँगा। और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि YouTube के ऊपर जो पहला बेंचमार्क है और वो है 10,000 सब्सक्राइबर का, तो वो हमने अचीव कर लिया आपके प्यार, आपकी मोहब्बत और आपके सहयोग से। और कल यानी रविवार की शाम को मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए मेरे चैनल यूपी न्यूज़ 9 के। तो इसका मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये प्यार, ये मोहब्बत, ये दुआएं बनाए रखिएगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको अपने इस चैनल पे अच्छा कंटेंट पेश करता रहूँ, लगातार कोशिश करता रहूँ। साल भर की मेहनत का ये मेरा नतीजा है। और इस बेंचमार्क के ज़रिए मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि बहुत सारे मेरे साथी जो है वो YouTube पे अपना शुरू करते हैं चैनल, या अपना YouTube चैनल शुरू करते हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, तो वो निराश बिल्कुल ना हो। शुरू में अगर उनको सफलता नहीं मिलती है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मुझे ये सफलता आज लगभग सवा साल कहिए आप कि जी तोड़ मेहनत करने के बाद जो है ये हासिल हुई है। और ये पहला बेंचमार्क मैंने हासिल किया है यूट्यूब पर। मेरा चैनल यूपी न्यूज़ 9 की जो है 10,000 से ऊपर फॉलोअर्स हो गए हैं और तकरीबन 1.7 मिलियन जो हैं वो व्यूज़ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार। अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार बनाए रखिए इसी तरह से। तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं, भोर की बात। और सबसे पहले तो भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई और भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई। आपको पता ही है कि भारत ने जो है 8वीं बार एशिया कप जीत लिया है। जी हाँ, कल हुए फाइनल में कोलंबो में भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हरा दिया। और ये जो है इस तरह से 8वीं बार हमारी टीम जो है वो चैम्पियन हुई। और श्रीलंका ने फाइनल में सबसे कम रन बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया। सबसे कम रन बना के फाइनल का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। श्रीलंकाई टीम की ख़राब बैटिंग का ये आलम था कि कई मामलों में उसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला। श्रीलंकाई टीम महज 15.2 ओवर्स में ऑल आउट हो गई 50 रन पे। तो इस तरह से जो है वो बेचारी जो है उसका सबसे कम रन बनाने का वो हुआ। और ये कम ओवर का रिकॉर्ड है, सबसे कम ओवर का। दिलचस्प है बात यह है कि ये रिकॉर्ड इससे पहले भी श्रीलंका के ही नाम था। पिछले साल श्रीलंकाई टीम शारजाह में पाकिस्तान के खिलाफ शारजाह कप के फाइनल मुकाबले में 78 रन पर ऑल आउट हो गई थी। और तब उसने कुल 16.5 ओवर्स का सामना किया था। इस बार 15.2 ओवर का सामना किया। और इस जीत में हमारे सिराज भाई, मोहम्मद सिराज साहब का ये कमाल रहा। और उन्होंने जो है पहला ओवर मेडन डालने के बाद दूसरे ओवर में ही 4 विकेट चटका दिया और फाइनल का भविष्य लगभग तय कर दिया। श्रीलंकाई टीम के 5 बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल पाए और जिसमें से 3 को सिराज ने पेविलियन भेजा। वनडे इंटरनेशनल में दूसरी बार श्रीलंका के 5 बैटर डक पर आउट हुए, यानी 0 पर आउट हुए। और सिराज ने कुल 7 ओवर में 21 रन देकर 6 विकेट निकाले। सिराज को मैन ऑफ द मैच चुना गया। और जो 50 रन बनाया श्रीलंका ने, तो उसको पूरा करने के लिए या लक्ष्य का पीछा करने के लिए रोहित शर्मा कैप्टन जो है उन्होंने ईशान किशन और शुभमन गिल को भेजा। और शुभमन गिल और ईशान किशन ने बिना आउट हुए ये रन बना लिए, 51 रन जरूरी। तो 6.1 ओवर में ही उन्होंने बना लिए। और इस तरह से भारत जो है 8वीं बार एशिया कप का चैम्पियन बना है। और इस टीम ने बड़ी उम्मीदें जगाई हैं। अभी 3 मैच आपके होने हैं। इसके बाद वर्ल्ड कप होना है आपको अक्टूबर नवंबर में, आपको पता ही है। तो वर्ल्ड कप के पहले भी ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मैच होने हैं, इंदौर में, राजकोट में और शायद मोहाली में। तो एक तरह से टीम फाइनल हो गई है। और ईशान किशन के रूप में, शुभमन गिल के रूप में हमें एक फ्यूचर की ओपनर जोड़ी जो है हमें मिल गई है। और कल को रोहित शर्मा रिटायर होते हैं
और या रिटायरमेंट की घोषणा करते हैं तो एक बेहतर जो है विकल्प हमारे पास मौजूद है, जिसमें ईशान किशन है और शुभमन गिल हैं। उसके बाद केएल राहुल भी फॉर्म में आ गए हैं। इनकी फॉर्म को लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही थी, पिछले 5 महीने से खेले नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अच्छा फॉर्म दिखाया उन्होंने। विकेट कीपिंग भी अच्छी कर रहे हैं और ईशान किशन भी हमारे विकेट कीपर हैं, तो एक सब्स्टिट्यूट विकेट कीपर भी हमारी टीम में मौजूद रहेगा और दोनों बल्लेबाजी भी अच्छी कर रहे हैं। बाकी तो टीम आप अपने विराट भाई हैं, आप जानते ही हैं उनके बारे में। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने भी इस मैच में 3 विकेट लिए हैं और 1 विकेट जो है कुलदीप यादव ने लिया। और प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो कुलदीप यादव को दिया गया, जो कि 9 विकेट लिए थे। और मैन ऑफ द मैच जो है मोहम्मद सिराज को दिया गया और सिराज ने कहा कि ये उनके लिए सपने जैसा था। और सिराज की एक और जो है वो उन्होंने जो है एक बड़ा शानदार काम किया, और शानदार काम ये किया कि अपनी बॉलिंग से श्रीलंकाई क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ने वाले मोहम्मद सिराज ने फाइनल के बाद उनका दिल भी जीत लिया। कैसे जीता? शानदार गेंदबाजी के लिए सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिसके लिए उन्हें $50,000 की इनामी राशि दी गई। सिराज ने ये राशि प्रेमदासा स्टेडियम के ग्राउंड्समैन के नाम कर दी। उन्होंने कहा कि यह नकद पुरस्कार मैदान कर्मियों के लिए है, वो इसके हकदार हैं, उनके बिना ये टूर्नामेंट संभव नहीं था। बात सही भी है कि हर मैच में पानी बेचारे इतनी मेहनत करते होंगे, कवर उड़ाना, फिर कवर हटाना, फिर पानी भर गया तो उसको निकालना, ग्राउंड को मेंटेन करना। तो निश्चित रूप से अगर उन्होंने इतनी मेहनत नहीं की होती तो संभवतः ये टूर्नामेंट इतनी सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हुआ होता। तो ये और भी खिलाड़ियों को सोचना चाहिए था, लेकिन हमारे मोहम्मद सिराज भाई ने इसको सोचा और सिराज भाई ने को जो $5,000 का इनाम मिला, अगर इंडियन रुपी में बात करें तो लगभग 42-43 हज़ार रुपया होता है, वो उन्होंने दे दिया। और एशियन क्रिकेट काउंसिल और श्रीलंका क्रिकेट कोलंबो और कैंडी में समर्पित क्यूरेटर और मैदान कर्मियों के लिए $50,000 अमेरिकी का इनाम जो है वो हमारे जय शाह साहब ने किया, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख हैं और हमारे बोर्ड के भारतीय कंट्रोल क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया के सचिव भी हैं। तो $50,000 का इनाम उन्होंने भी दिया। तो एक तरह से बहुत ही अच्छा काम हुआ। 50,000 ये और 5,000 वो, कुल $55,000 उनको मिला। इस तरह से जो है जो ग्राउंड्समैन जो होंगे उनके बीच बटेगा तो उनको अच्छा लगेगा, अगली बार से फिर से वो मेहनत से काम करेंगे और टूर्नामेंट सफल कराने के लिए अपना जी जान लगा देंगे। तो बहुत ही अच्छा ये मैच हुआ, ख़त्म हुआ। और बल्लेबाजी को लेकर जो है बड़ी चर्चा होती थी कि भाई हमारी बल्लेबाजी तो बड़ी अच्छी है, उसमें आपके शुभमन गिल हैं और उसमें ईशान किशन हैं और ये आपके विराट कोहली हैं, हार्दिक पांड्या हैं, ये अक्षर पटेल हैं और बहुत सारे लोग हैं आपके हमारे यहाँ। लेकिन बॉलिंग को लेके थोड़ी सी दिक्कत थी, लेकिन अब वो भी सही हो गई है। सिराज ने जो है ये बहुत अच्छी बॉलिंग की और कुलदीप यादव ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। शमी हमारे बहुत अच्छे बॉलर हैं। तो इस तरह से जो है वो मेरे ख्याल से जसप्रीत बुमराह के बारे में भी आपको बुम बुमराह कहते हैं उन्हें, हार्दिक पांड्या ही हैं, कुलदीप यादव ही हैं। तो कुल मिला के बॉलिंग में भी जो है हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो गया है, जिसको लेके थोड़ी बहुत चिंता जताई जा रही थी। तो कुल मिलाकर ये एक शुभ संकेत है आने वाले टूर्नामेंट, आने वाले वर्ल्ड चैम्पियन के लिए। वर्ल्ड चैम्पियन के जो क्रिकेट टूर्नामेंट होगा वर्ल्ड कप का, तो उसके लिए अच्छी बात है। तो देखते हैं क्या होगा। उसके पहले 3 मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं, तो वो है, उसके लिए हमारी शुभकामनाएं हमारी टीम इंडिया को। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे खेल की खबर की बात करते हैं। और दूसरा खेल का खबर ये है कि हमारे यहाँ लखनऊ में कल डेविस कप का मैच खेला गया, भारत और मोरक्को। मोरक्को जानते हैं आप? मोरक्को जो है वो अफ्रीकन कंट्री है। तो उसका मैच हमारे यहाँ गोमती नगर विजयंत स्टेडियम में खेला गया
और ये देखिए नवभारत टाइम्स में बड़े बड़े उसमें छपा हुआ है कि बोपन्ना ने जीत के साथ जो है डेविस कप को अलविदा कह दिया। तो ये मैच भारत ने 4-1 से जीता है। 5 मुकाबले हुए थे इसमें 2 दिन में। तो दिग्गज लैंडर पेस महेश भूपति की विरासत संवारने वाले रोहन बोपन्ना ने रविवार को आखिरी बार डेविस कप टेनिस कोर्ट में कदम रखा। दुनिया के 7वें नंबर के इस खिलाड़ी ने विजयंत खंड मिनी स्टेडियम में विश्व ग्रुप 2 का डबल्स मुकाबला खेला। बोपन्ना ने यूकी भांबरी के साथ मोरक्को के बेंचट्रिट एलियट और ललामी लारोशी यूनुस की जोड़ी को सीधे सेटों में 2-1 से पटकनी देकर टेनिस को अलविदा कहा। सिंगल मुकाबले में सुमित नागल ने मोरक्को के लिए लिमी यासिन को 2-0 तो दिग्विजय सिंह ने ओहद वालिद को 2-1 से हराया। इस तरह मोरक्को को 4-1 से हराकर भारत ने विश्व ग्रुप 1 के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो रोहन बोपन्ना जब दोपहर 1 बजे टेनिस कोर्ट पर आए तो बोपन्ना के शोर से स्टेडियम गूंज उठा। डेविस कप में 33वां मुकाबला खेल रहे 43 साल के बोपन्ना की तेज तर्रार सर्विस, पावरफुल फोरहैंड, बैकहैंड और उम्दा स्लाइस के सामने मोरक्को की जोड़ी बेबस दिखी और डेविस कप में ये उनकी 23वीं और डबल्स में 13वीं जीत रही और जीत के साथ ही उन्होंने भारत को विश्व ग्रुप में 1 में पहुंचा दिया। और बोपन्ना को भी हमारी बधाई, शुभकामनाएं। बहुत ही शानदार उन्होंने जो है अपनी सेवाएं दी भारतीय टेनिस के लिए। और एक नया लड़का हमारे टेनिस टीम में आया, दिग्विजय प्रताप सिंह। आखिरी मुकाबला जो है उसने खेला। तो ये जो है भारत के दिग्विजय प्रताप और मोरक्को के ओहद वालिद के बीच खेला गया। पहले मैच में दिग्विजय ने ये मैच 2-1 से जीत लिया। डेविस कप में डेब्यू करने वाले शशि कुमार मुकुंद शनिवार को पहला मैच खेल रहे थे, लेकिन उनका पैर के मांसपेशी में खिंचाव आ गया तो उसकी वजह से वो जो है रिटायर्ड हर्ट हो गए। तो उनकी जगह फिर दिग्विजय सिंह को उतारा गया और दिग्विजय सिंह ने अच्छा अपना डेब्यू मैच जीत कर अच्छी शुरुआत की। और जो डबल्स का मुकाबला हुआ रोहन बोपन्ना वाला, तो वो करीब 70-71 मिनट चला था। तो ये अच्छी खबरें हैं 2, क्रिकेट से और टेनिस से। अब आते हैं राजनीति की खबरों पर। कल हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी का जो है वो बर्थडे मनाया गया। जन्मदिन उनका 73वां जन्मदिन था और बड़े ही धूमधाम से मनाया गया भैया। लोगों ने जो है सोशल मीडिया पे खूब बधाई दी उनको और लोगों ने शुभकामनाएं दी। एक दिन पहले उत्तराखंड के सीएम धामी भी जो है वो उनका भी जन्मदिन था। तो पीएम साहब का जो जन्मदिन था वो बनारस में, यानी उनके संसदीय क्षेत्र काशी वाराणसी जो भी कह लीजिए, बनारस में बड़े अनूठे अंदाज में मनाया गया। ये छपा हुआ है अखबार में। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अब 73 साल के हो गए कल, यानी अगले 2 साल में 75 साल के हो जाएंगे। तो अनूठे अंदाज में बनारस में मनाया गया पीएम मोदी का जन्मदिन। 73 कलश जल, 73 कमल, 73 किलो लड्डू और 1 लाख बेलपत्र। बेलपत्र का मतलब समझते हैं ना, बेल की पत्ती जो होती है जो बाबा को चढ़ती है, बाबा विश्वनाथ पर चढ़ाया गया। पीएम की लंबी उम्र की दुआएं मांगी गई। उन्हें पंडित पुरोहितों ने आशीर्वाद दिया। तो थोड़ा सा न्यूज में पढ़ देता हूँ, काशी से रिलेटेड है मेरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन पर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मेगा इवेंट आयोजित हुआ। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर समेत 73 मंदिरों में विधि विधान से पूजन किया गया। मुख्य समारोह विश्वनाथ धाम में हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 73 ब्राह्मणों ने 73 कलश जल बाबा विश्वनाथ को चढ़ाकर 73 कमल फूल संग षोडशोपचार किया और 1,08,000 बेलपत्र चढ़ाकर प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना की। प्रसाद के रूप में 73 किलो का लड्डू चढ़ाया गया। 101 बटुकों ने स्वस्ति वाचन और मंगलाचरण किया। शंखनाद और डमरू दल के वादन से पूरा परिसर भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम में मौजूद काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर नगेंद्र पांडे के साथ यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर, दयाशंकर मिश्र दयालु, रविंद्र जायसवाल, पूर्व मंत्री नीलकंठ तिवारी सहित सभी विधायक शामिल रहे। ये सभी लोग बनारस के ही हैं, चाहे वो अनिल राजभर हों, चाहे दयाशंकर मिश्र दयालु हों, रविंद्र जायसवाल हों और नीलकंठ तिवारी पूर्व मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री थे पहले टर्म में। तो इस तरह से जो है मोदी जी का जन्मदिन मनाया गया और उनके दीर्घायु होने की कामना की गई।
प्रधानमंत्री बनने की फिर से तीसरी बार कामना की गई। सब जगह उनके कार्यकर्ताओं ने जो है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मतलब जश्न मनाया। तो इस तरह से जो है 17 सितंबर का जो उनका जन्मदिन है वो मना। और प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्मदिन पे कह लीजिए, या विश्वकर्मा पूजा भी था कल, तो विश्वकर्मा पूजा पर जो है प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लॉन्च की और उसका नाम है श्रम सम्मान योजना, ऐसे कुछ नाम है इसका। विश्वकर्मा योजना लॉन्च की, जिसमें 18 कैटेगरी के लोगों को शामिल किया गया है। जैसे बढ़ई हैं, लोहार हैं, दर्जी हैं, इन लोगों को, इस टाइप के लोगों को जो अपना काम करते हैं। हाँ, और ये 13,000 करोड़ रुपए की योजना है, जिसके तहत कारीगरों और शिल्पकारों को 3 लाख रुपए तक कर्ज दिए जाने का जिक्र करके कहा कि सबको सम्मान का जीवन देना और सभी को सुविधा पहुंचाना मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वकर्मा जयंती पर दिल्ली के द्वारिका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, यशोभूमि जो है द्वारिका में है मेरे ख्याल से, हाँ, उसको समर्पित किया। उसमें एक साथ मेरे ख्याल से 10,000 लोग भी बैठ सकते हैं उसमें, कन्वेंशन सेंटर में। बहुत बढ़िया बनाया है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो एक बार देख आइएगा। और फिर वहीं पे एक मेट्रो स्टेशन जो है यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 का रिमोट से शुभारम्भ किया और 13,000 करोड़ रुपए की विश्वकर्मा योजना लॉन्च की। तो यशोभूमि की शुरुआत पर पीएम ने कहा कि भारत मंडपम और यशोभूमि से, अभी भारत मंडपम भी देखा होगा जहां अपने G20 का सम्मेलन हुआ था, तो वो भी बहुत शानदार बना है। और यशोभूमि से भारत दुनिया में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का सबसे बड़ा हब बनने जा रहा है। उन्होंने फिल्म और टीवी इंडस्ट्री समेत प्रदर्शनी और इवेंट को करने वाले तमाम लोगों को यहाँ इवेंट करने के लिए आमंत्रित किया। मोदी ने कहा कि मेरे शब्द लिख कर रखिए, भारत अब रुकने वाला नहीं है, नए लक्ष्यों को हासिल करना है, गरीबों को सम्मान देना मोदी की गारंटी है। और उनको सम्मान देने के लिए उन्होंने 13,000 करोड़ की योजना का लॉन्च किया। पीएम ने कारीगरों, शिल्पकारों को विश्वकर्मा कहकर संबोधित किया और कहा कि दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए और तकनीक कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन इनकी भूमिका हमेशा अहम रहेगी। फ्रिज के ज़माने में भी लोग सुराही का पानी पीना पसंद करते हैं। हमारा प्रयास ये है कि बड़ी से बड़ी कंपनियां आप लोगों के दरवाजे पर खड़ी हों, आपसे काम करवाएं। उन्होंने लोगों से नवरात्र, धनतेरस, दिवाली जैसे त्योहारों पर स्थानीय सामान खरीदने का आग्रह किया। ये है विश्वकर्मा योजना लॉन्च तो हुई, 3 लाख तक कर्ज मिलेगा। थोड़ा और अखबार हम देखते हैं कि उसमें क्या निकला है, सिर्फ कर्ज मिलेगा या और कुछ होगा, वो भी थोड़ा देख लिया जाए। अमर उजाला उठाता हूँ, संभवतः इसमें कुछ होगा। तो क्योंकि सिर्फ कर्ज देने से उनकी स्थिति सुधर जाएगी ये तो बड़ा मुश्किल है। बैंक वाले कर्जा देने के बाद कैसे परेशान करते हैं ये हम में से बहुत लोग जानते होंगे, मैं भी भुक्तभोगी हूँ। एक किस्त अगर आपकी नहीं जमा हुई, खटिया खड़ी कर देते हैं, धान बो देते हैं, यहाँ की भाषा में, अगर लखनऊ की भाषा में कहा जाए तो उसमें जो है धान बो देते हैं। तो क्या कर्ज लुहार और कुम्हार और दर्जी, इनको कर्ज देना ही इनका सम्मान करना है या इनको आगे बढ़ाना है या कुछ और भी करना इनको वो है। इस योजना में से भारत की, अमर उजाला में छपा है कि भारत की छिपी कारीगरी और हुनर सामने आएगी, उन्होंने नया मंच मिलेगा। यह आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को नई ऊंचाई तक पहुंचाने की योजना है। आने वाले समय में अपने हस्तशिल्पियों व कारीगरों के बल पर भारत एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा। यह योजना वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहित करने वाली है, कामगारों और कारीगरों को नई तकनीक से जोड़ेगी। सृष्टि के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती और नए भारत के शिल्पी पीएम मोदी का जन्मदिवस एक ही दिन पड़ना कोई संयोग नहीं बल्कि देवयोग है। और नया भारत 140 करोड़ लोगों की आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक बनकर दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अब इसमें ये नहीं लिखा है कि कर्जा उपलब्ध कराने के अलावा जो है, बस अखबार में तो कुछ नहीं है, अब योजना कहीं से डिटेल पता करूंगा मैं, लेकिन ये जो है योजना के बारे में कुछ नहीं लिखा है इसमें अखबार में। देखें उसमें क्या लिखा है, जागरण में कुछ लिखा है, 2 अखबार नवभारत टाइम्स और अमर उजाला में तो कुछ नहीं लिखा है कि भैया योजना है क्या सिवाय कर्जा देने के। और खाली कर्जा नहीं होगा, कुछ और भी होगा। इसमें लिखा है कि पारंपरिक कारीगरों को, ये दैनिक जागरण है, इसमें लिखा है कि पारंपरिक कारीगरों को मिलेगा 3 लाख रुपए का ऋण। अरे भैया, तो खाली ऋण मिलेगा तो उससे क्या होगा?
ऋणवा तो चुकाना भी पड़ेगा ना। इसमें भी कुछ नहीं लिखा है। 18 प्रकार के लोग हैं जो इस तरह के। अच्छा, इसमें थोड़ा बहुत लिखा है, पढ़ के बताता हूँ आपको। पीएम मोदी ने कहा कि हाथ के हुनर की दुनिया में मांग बढ़ रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने उत्पाद बनाने के लिए अपना काम दूसरी छोटी छोटी कंपनियों को देती हैं। ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा उद्योग है। आउटसोर्सिंग का काम भी हमारे यहाँ हमारे इन्हीं विश्वकर्मा साथियों के पास आए। हम इसके लिए आपको तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। देश भर से 70 स्थानों से वर्चुअल माध्यम से जुड़े शिल्पकारों को पीएम ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान हर रोज़ 500 रुपया भत्ता सरकार देगी। आधुनिक टूल किट के लिए 15,000 रुपये का वाउचर मिलेगा। अच्छा, ये इसमें मिलेगा, बाकी वो दोनों अखबार में नहीं था, ये जागरण में छपा है कि भैया उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के दौरान जो है 500 रुपया भत्ता सरकार देगी। अच्छी बात है। आधुनिक टूल किट के लिए 15,000 रुपये का वाउचर मिलेगा। आधुनिक टूल किट अगर आपको ख़रीदना है, बढ़ई हैं तो, लोहार हैं तो, मैकेनिक हैं तो, जो भी हैं, दर्जी हैं तो, या कुम्हार हैं तो कारीगर जो सामान बनाएंगे उनकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग से लेकर मार्केटिंग में सरकार उनकी मदद करेगी। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। सरकार ये चाहती है कि टूल किट उसी दुकान से खरीदे जो जीएसटी पंजीकृत है। कालाबाजारी नहीं चलेगी। दूसरा आग्रह यह है कि टूल मेड इन इंडिया का ही होना चाहिए। टूल किट खरीदने के लिए जो 15,000 रुपये सरकार देगी, उसमें आपको जो है, जो जीएसटी वाला दुकानदार होगा जिसके पास जीएसटी होगी, आपको वहीं से लेना होगा। और जो भी जो टूल है वो मेड इन इंडिया का बना होना चाहिए। ये तो ठीक है, चलिए आप ट्रेनिंग देंगे और उनको टूल किट देंगे और उसके बाद 3 लाख रुपए कर्जा दिलाएंगे, लेकिन कुछ अपने से भी करिए। मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार पहले मैं दे चुका हूँ इसी प्रोग्राम में। एक मैं दर्जी का देता हूँ और दूसरा कुम्हार का देता हूँ। पहले कुम्हार पे आते हैं। कुम्हार भाई जो हमारे जो है, अब दिवाली आ रही है, दिया बना रहे होंगे, तो अब जो कुम्हार भाई अयोध्या के आसपास होंगे उनको तो बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि इस बार 25 लाख दिए जलाए जाएंगे। पिछले साल 21 लाख दिए जलाए गए थे। हो सकता है 30 लाख दिए जल जाएं दिवाली पे। तो 30 लाख दिए बनने के लिए अयोध्या और उसके आसपास के जो ज़िले हैं, तो वहाँ के कुम्हार अभी से तैयारी करना शुरू कर दिए होंगे, तो उनको फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा, आपको याद होगा कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने एक योजना लागू की थी रेल में, और वो ये कि रेल में कोई भी चाय बेचेगा तो वो कुल्हड़ में बेचेगा। कुल्हड़ में, स्टेशन पे भी कुल्हड़ में चाय मिलेगी। बाटी चोखा भी शुरू किया था, तो खैर बाटी चोखा का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ कुम्हार की बात हो रही है जिसको इसमें शामिल किया गया है इस विश्वकर्मा योजना में। तो उससे क्या हुआ कि भाई कुम्हारों को काम मिलता था। अब आप सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के सरकार हो, केंद्र राज्य में सरकार हो, हैं, तो आप ये अनिवार्य कर दो ना कि चाय की दुकान पे भैया कुल्हड़ में ही चाय बिकेगी। ये अनिवार्य कर दो। बिकती है अभी भी, लोग कुल्हड़ भी रखते हैं। कागज़ का प्लेट अब तो बंद कर दिया, प्लास्टिक तो कागज़ वाले आ गए। कागज़ वाले इतने छोटे होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं, अठन्नी टाइप के, और उसको पीजिए तो मुंह भी जलता है वो, हैं। और टेस्ट तो खैर भगवान मालिक है उस चाय का, चाहे वो आप ट्रेन में लीजिए जाके और चाहे वो आप स्टेशन पे पीजिए। तो आप अनिवार्य कर दीजिए कि नहीं साहब कुल्हड़ में चाय बिकेगी। होटलों में अनिवार्य कर दीजिए कि साले होटल में कुल्हड़ में चाय बेचो, नहीं तुम्हारा इतना पैसा काटेंगे, तुम्हारी जीएसटी और बढ़ा के लगाएंगे, या तुम्हारे टैक्स काटेंगे, या जुर्माना करेंगे। आप कर दीजिए, खाली कुल्हड़ का कर दीजिए। देखिए सारे कुम्हारों की स्थिति सुधर जाएगी, उनको कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 3 लाख रुपया। आप उनको ट्रेनिंग दे दीजिए, टूल किट दे दीजिए, और अनिवार्य कर दीजिए कि साहब कुल्हड़ जो है अनिवार्य हर जगह, होटल में अनिवार्य, रेस्टोरेंट में अनिवार्य, ट्रेन में अनिवार्य, स्टेशन पे अनिवार्य, बस स्टैंड पे अनिवार्य, एयरपोर्ट पे अनिवार्य, सब जगह आप चाय बेचिए कुल्हड़ में। बाकी सामान तो बना के बेच लेंगे, कुल्हड़े आप बनाते बनाते उनका साल निकल जाएगा। उनको पैसा इतना मिलेगा कि उनको आपसे कर्जा 3 लाख रुपए लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैंक वाले रोएंगे नहीं कि भैया कर्जा दे दिया, उसके बाद कर्जा वसूल नहीं हो रहा है, खाता एनपीए हो रहा है। कर्ज देना, मेरे ख्याल से आप समझदार हैं, आप लोग ज़्यादा सरकार में हैं, बड़े बड़े लोग हैं, ज्ञानी और गुणीजन लोग हैं, लेकिन कर्ज देना सावधान नहीं है। अच्छी बात है, कर्ज मिल जाना चाहिए, अगर सहूलियत से मिलता है तो ठीक है, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें लागू कर दीजिए। ड्रेस का है, मैं स्टेट गवर्नमेंट से पूछता हूँ, ये साले प्राइवेट स्कूल वाले हरामी कहते हैं कि साहब हमारे स्कूल से आइए, आप लीजिए, ड्रेस लीजिए और किताब लीजिए और जूता लीजिए, मोजा लीजिए, बेल्ट लीजिए। क्यों लीजिए? आप कर दीजिए अनिवार्य, सरकार हैं आप, सरकार में अनिवार्य कर दीजिए। आप शिक्षा विभाग से नियम जारी करा दीजिए बीएसए के थ्रू कि कोई भी स्कूल ड्रेस नहीं बेचेगा।
जिसको ड्रेस सिलाना हो ड्रेस बता दे कि इस कलर का ड्रेस है, सादा शर्ट और सादा पैंट, नेवी ब्लू शर्ट, आसमानी शर्ट और नेवी ब्लू पैंट, या लाल शर्ट और पीला पैंट या काला पैंट, जो भी हो, जो भी स्कूल अपना कलर अपने स्वेच्छा से चुने, चेक नहीं, सिर्फ प्लेन। और आप ये ऑर्डर जारी कर दीजिए कि नहीं साहब, पूरे आप जो है दर्जी सिलेगा, स्कूल नहीं बांटेगा ड्रेस। आप देखिए दर्जियों को साल में 2 बार, साल में इतना काम मिल जाएगा कि साल भर बैठ के खाएंगे। लोग कपड़ा सिलाएं चाहे मत सिलाएं, रेडीमेड पहने, लेकिन अगर स्कूल ड्रेस ही आप अनिवार्य कर दीजिए कि नहीं साहब साल में स्कूल ड्रेस जो है दर्जी के यहाँ ही सिलाएगा, स्कूल वाला नहीं बेचेगा, दुकान पे नहीं बिकेगा, सिली सिलाई ड्रेस नहीं बिकेगी, सिलवा के पहनना अनिवार्य है। अगर ऐसा कुछ नियम पॉसिबल है तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपको देखिए आपको दर्जी को कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 3 लाख रुपया। तो ये सब चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि इस पर विचार करने की आवश्यकता है। बहरहाल चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, सरकार है तो कुछ न कुछ सोचेगी ही, कुछ न कुछ करेगी ही। तो अमर उजाला में देखिए, मैं मोदी जी ने कहा भी है कि लाखों हुनरमंदों की मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आप गारंटी लेते हैं तो कुछ इस तरह का काम करिए, कर दीजिए, और स्टेट गवर्नमेंट्स को कर दीजिए। कांग्रेस वाले न माने, अपने स्टेट में कर दीजिए। स्कूल ड्रेस जो है नहीं बेचेगा दुकानदार, नहीं बेचेगा स्कूल वाला, दर्जी के यहाँ सिलवाएगा, कुल्हड़ में चाय बिकेगी, कर दीजिए। इन 2 कम्युनिटी का तो स्थिति सुधर जाएगी, आपको उनको कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चलिए सीएम साहब की बात करते हैं। पीएम साहब की बात हो गई, अब सीएम साहब की बात करते हैं। सीएम साहब हमारे जो है वो नाराज़ हुए, अभी कल समीक्षा कर रहे थे, कल की परसों, तो करीब 7-8 डीएम ऐसे थे जो काम ठीक नहीं कर रहे हैं, खासकर पब्लिक ग्रीवेंसेज, मतलब पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। रेवेन्यू के मामले ज़्यादा थे, मतलब जैसे ज़मीन विवाद, मेड़ विवाद, ये वो फलान ठिकान। तो इन्होंने वार्निंग जारी की थी। उसके बाद से जो है 3-4 डीएम हटा दिए गए। 4 डीएम समेत 7 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं हमारे सीएम साहब के निर्देश पर। और उसमें राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान शनिवार को प्रतापगढ़ के डीएम प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री योगी ने लचर कार्यशैली के लिए फटकारा था। इसके बाद उनको हटाकर वेटिंग में डाल दिया गया। उनके स्थान पर सिद्धार्थनगर के डीएम संजीव रंजन को प्रतापगढ़ भेजा गया है। इसके साथ ही सरकार ने रविवार को 7 आईएएस अफसरों के तबादले किए। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ पवन अग्रवाल सिद्धार्थनगर के डीएम बना दिए गए। कासगंज की डीएम हर्षिता माथुर, इनको मैंने दिखाया अपने चैनल पे, अब रायबरेली की डीएम होगी। रायबरेली की जो डीएम माला श्रीवास्तव थी, उनको जो है डायरेक्टर बना दिया गया है। वो भूतत्व और खनिज खनन विभाग में डायरेक्टर हो गई। पहले डायरेक्टर और प्रमुख सचिव दोनों का कार्यभार रोशन जैकब जी के पास था, तो अब जो है फुल टाइम उनको डायरेक्टर मिल गया। माला श्रीवास्तव जो रायबरेली की डीएम थी, उनको वहाँ बना दिया गया। और हर्षिता माथुर जो कासगंज की डीएम थी, वो जो है रायबरेली की डीएम बना दी गई। दोनों कायस्थ समुदाय मतलब परिवार से बिलोंग करती हैं, दोनों का बधाई। और गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के ओएसडी अनुज मलिक को वहीं का सीईओ बना दिया गया है। तो ये हुआ। और तीसरा कि अंबेडकर नगर में एक घटना हुई थी। एक लड़की बेचारी स्कूल से लौट रही थी, 11-12 की कक्षा में पढ़ने वाली, और उसको 3 सौदे जो है साला उसको परेशान कर रहे थे। उसका बड़े बाज़ार में दुपट्टा खींच दिया और वो लड़खड़ा के गिर गई। तो पीछे 2 मोटरसाइकिल पे 4 या 3 लोग थे। उसमें से जो पीछे वाली मोटरसाइकिल पे लड़का था, उसने अब पता नहीं चढ़ा दिया कि क्या किया, वो सर पे उसके पहिया गुजर गया। वो लड़की अस्पताल जाते जाते मर गई। बड़ा चर्चा रहा ये 2 दिन से, सोशल मीडिया में भी, अखबारों में भी छपा रहा कि मतलब। तो उनको पुलिस ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है, योगी जी की पुलिस ने। सरेराह दुपट्टा खींचने के दौरान हुए हादसे में छात्रा की मौत के 3 आरोपियों ने रविवार को पुलिस की राइफल छीनकर भागने की कोशिश की। सौदों की इस हिमाकत पर पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिसमें 2 आरोपी जख्मी हो गए और एक का पैर टूट गया। हंसवार थाना क्षेत्र में रविवार को हुई इस मुठभेड़ के बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी ओर छात्रा से छेड़छाड़ के दौरान मौत के मामले में एसपी अजीत सिन्हा ने एसओ हंसवर रितेश पांडे को सस्पेंड करके वहां अरुण सरोज को तैनात किया है। दरअसल शुक्रवार को बरही एदिलपुर निवासी 12वीं की छात्रा नैन्सी का बाइक सवार 2 सौदे भाइयों ने दुपट्टा खींचा था। इससे वह साइकिल समेत सड़क पर गिर गई
और 2 अन्य की बाइक की टक्कर से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में सगे भाई शहबाज और अरबाज और एक अन्य आरोपी फैसल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस तीनों को मेडिकल के लिए रविवार को दोपहर CSC बसखारी की तरफ निकली। रास्ते में लघुशंका के लिए जीप रोकी गई तो सोहदों ने एक सिपाही से राइफल छीन ली, भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपियों ने फायरिंग कर जवाबी फायरिंग में शहबाज फैसल के पैर में गोली लगी और भागने के चक्कर में अरबाज का पैर टूट गया। पैर टूटा और नहीं तो सेवा समाप्त थी। अच्छा हुआ इस घटना से अगर बाकी लोग भी सीख लें, मतलब इतनी सख्ती है तब ये हाल है। अब सोचिए अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो ये क्या करते, वहीं उठा ले जाते मोटरसाइकिल बिठा के उसको साइकिल सहित, और पता नहीं क्या करते उसके साथ। तो एक बात कहेंगे योगी जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो, ये आपने जो एंटी मजनू या वो कोई टीम कहा था पुलिस से गठित करने के लिए, पुलिस ने गठित की होगी ज़रूर, मुझे लगता है आपका निर्देश है तो, लेकिन वो सड़क पे सक्रिय नहीं दिखाई देती। इवन कि लखनऊ में जो प्रदेश की राजधानी है, तो मुझे लगता है कि इस मामले में जो है थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने अधिकारियों को आप निर्देश दीजिए कि वो जो है पुलिस को कहें कि उसको एक्टिव करें। एंटी रोमियो दस्ता स्क्वाड है ना, एंटी रोमियो स्क्वाड आपने कहा था बनाने के लिए, तो बना होगा ज़रूर, ऐसा नहीं कि नहीं बना होगा। इसका फिजिकल वेरिफिकेशन तो मैंने नहीं किया है, लेकिन ज़रूर बना होगा। लेकिन एक्टिव नहीं दिखाई देता मुझे। कभी इसको दिन में मैं गुजरता हूँ किसी स्कूल के सामने से, अब जैसे मेरी बेटी लोरेटो स्कूल में पढ़ती है, तो जब मैं छुट्टी के समय उसको लेने जाता हूँ तो मुझे वहाँ पुलिस तो नहीं दिखाई देती। होमगार्ड का सिपाही कभी कभी दिखाई दे जाता है ट्रैफिक वो करने के लिए। पुलिस तभी दिखाई देती है जब राज्यपाल महोदय, मतलब माननीय राज्यपाल को वहाँ से गुजरना हो या माननीय मुख्यमंत्री जी को वहाँ से गुजरना हो, तब पुलिस वाले दिखाते हैं, एक लाइन से दिखते हैं गाड़ी हटवाने के लिए, रास्ता खाली कराने के लिए। वैसे नहीं दिखते। होमगार्ड दिख गए कभी कभार तो अलग बात है। तो मुझे लगता है कि इस पर भी थोड़ा सा अगर आपकी नज़रें इनायत हो जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी बच्चों पे, स्कूली बच्चों पे। हाँ, तो मेरे ख्याल से आज इतना काफ़ी है और मिलते रहते हैं। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार तहे दिल से कि पहला बेंचमार्क हमने क्रॉस कर लिया है। यूपी न्यूज़ 9 ने हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हमारे क्रॉस हो गए हैं और 10,300 के करीब जब ये लाइव मैं शुरू करने जा रहा था उसके पहले 10,300 सब्सक्राइबर हो गए थे। तो ये पहला बेंचमार्क माना जाता है किसी भी यूट्यूब चैनल के लिए। तो इसको पाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी और बहुत धैर्य रखना पड़ा, बड़ा इंतज़ार करना पड़ा, सीखना पड़ा मुझे। यूट्यूब के बारे में जब मैं आया तो मुझे कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने सीखा, मेहनत करता रहा, असफलताएं मिली लेकिन मैं निराश नहीं हुआ। आपका प्यार हमें मिलता रहा और मैं कोशिश करता रहा, आपका प्यार मिलता रहा और आज मैं बहुत खुश हूँ और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, आपको मैं बता दूं कि मेरा एक वीडियो भी जो है यूट्यूब पे वायरल हो गया है, उसमें करीब 1 मिलियन व्यूज़ चले गए हैं, लेकिन 10 लाख लोगों ने देखा, उसमें से 10% भी लोगों ने जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया। 10% तो छोड़िए, 5% भी नहीं किया। अगर 5% लोग भी सब्सक्राइब कर लेते तो मेरे 50,000 सब्सक्राइब होते आज 10,000 की जगह। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग जब वीडियो देखें, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।